Hello everyone. Today we are going to start our management subject, that is topic functional area of management. जो हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका हम लास्ट ये जो आज हम लास्ट जो थोड़ा सा पार्ट बचा था फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट और एक मैनेजरियल स्किल्स, तो ये दो टॉपिक्स बचे थे। आज हम उसको कवर कर लेंगे। आज हम समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स है और क्या चीज़ें हैं उसमें। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट मींस कि मैनेजमेंट जो होता है तो उसके अलग अलग एरियाज़ होते हैं और फंक्शन करने के अलग अलग एरियाज़ होते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फिर आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर इसके आगे हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर हम मार्केट मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब कि हम जितना इनपुट हम दे रहे हैं, हम जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसका मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। हमें मैक्सिमम उसका इनपुट मिलना चाहिए और कम से कम उसका जो वेस्टेज है वो कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन अंडरलाइन किया है, वो जो मेन है जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है। इट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इट इज़ द सेट ऑफ कंपोनेंट whose function is to transform a set of inputs into some desired output। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम इनपुट करते हैं और हमें एक जो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि हम कम से कम उसमें से वेस्टेज निकले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? टू प्रोड्यूस गुड सर्विसेज ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एट द प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्री एस्टेब्लिश्ड कॉस्ट। मतलब जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो वो एक सही मात्रा में और उसकी जो क्वालिटी है वो भी सही होनी चाहिए। दैट इज़ राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी एट द प्री डिटरमाइंड टाइम, और वो भी एक जो टाइम दिया है उसी टाइम में होना चाहिए। और कॉस्ट भी जितना कॉस्ट लगना चाहिए उतने कॉस्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस्ट क्वालिटी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें कॉस्ट का भी जो इनिशियल कॉस्ट लग रहे हैं, जो हम इनपुट की कॉस्ट लग रहे हैं, तो वो जितना हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अगर हम कॉस्ट इतना भी कम नहीं कर देना चाहिए कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो खराब बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए। तो हमें मिनिमम कम से कम इतना रखना चाहिए कि हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगे और हमारा प्रोडक्ट भी जो क्वालिटी है वो भी बने रहे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 4 ऑब्जेक्टिव्स है: राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, प्री डिटरमाइंड टाइम एंड प्री एस्टेब्लिश्ड कॉस्टिंग। तो जैसे मैंने बताया राइट क्वालिटी, तो क्वालिटी एकदम सही होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता। एंड क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी भी एक सही मात्रा में होनी चाहिए कि इतने टाइम में इतना क्वांटिटी हो ही जाना चाहिए। अगर क्वांटिटी अगर लैग करने लगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है क्वालिटी में, द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एट द राइट नंबर। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी एक्सेस ऑफ डिमांड, द कैपिटल विल ब्लॉक अप इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। तो अगर क्वांटिटी, अगर जो इनपुट जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है, मतलब अगर इनपुट जो हम दे रहे हैं वो अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और अगर हम उसे ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे स्टॉक में, तो क्या होगा? स्टोरेज होगा, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि प्रोडक्ट हमारा स्टोरेज में है कि किसी को अगर ज़्यादा अगर कुछ एमरजेंसी में ऑर्डर अगर आ गया तो हम उसको उतना प्रोवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी एकदम मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कॉस्ट ही ज़्यादा बढ़ा दें तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्ट का जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमें वो ध्यान में रख के चलना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो भी मिनिमम होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो एक प्री डिटरमाइंड टाइम में होना चाहिए। जैसे जितने टाइम में दिया हुआ है उतने टाइम में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमें फिर डिले होगा, किसी और जो जिसको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डिले होगा, और फिर ये इफ़ेक्ट होता है हमारे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इफ़ेक्ट होता है। Then intermediate objectives. So intermediate can be stated in the terms of जो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये जो आ गया, जो प्रोडक्शन है हमारा, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स पे भी डिपेंड करता है। दैट इज़ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो द ऑब्जेक्टिव्स कंसर्न टू दिस एरिया इज़ दैट द मशीन एंड द इक्विपमेंट शुड बी सच दैट दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो जैसे हमें प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से जो क्वालिटी है वो जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो रिसोर्सेस है वो उस क्वालिटी की होनी चाहिए, और उसके हिसाब उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करना चाहिए, और एक्यूरेट टाइम के हिसाब से एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योर एंड रनिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम। Once the machine are procured and put to productive use, then the next objective is to utilize these resources to the maximum extent. तो हमें इसमें से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से इनपुट हमें देना है, और उसमें से ज़्यादा आउटपुट हमें निकालना है। देन मटेरियल, तो मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशन, शेप, साइज, क्वालिटी एंड एट द मोस्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शुड एम एट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल विथ मिनिमम वेस्टेज एंड स्क्रैप। जैसे मैंने बताया, जो भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसका कम से कम स्क्रैप निकलना चाहिए, वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम उसका आउटपुट होना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जितना हम इनपुट कर रहे हैं, जितना हम माल या फिर मटेरियल जो भी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उतना प्रोडक्ट जो है, उतना क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ वेस्टेज ज़रूर निकलती है, तो वो मिनिमम कम से कम हो, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन पावर और यहाँ पे सपोर्टिंग सर्विसेज। तो मैन पावर भी वही है कि मैन इज़ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज और इनपुट टू प्रोडक्शन, एंड द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स टू द ग्रेटर degree upon the type of manpower and organization. Thus, there should be a perfect matching between the workers and the manufacturing department. Climate should be such that potential skills and energies of the workers should be channelized in constructive, मतलब जो भी प्रोडक्शन में हमें यही देखना है कि हम जो वर्कर्स है, जो भी काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना 100% दे, वो उनका जितनी भी एनर्जी है वो अपने काम में लगा दे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में लगा दे प्रोडक्शन के थ्रू। और मैन पावर में जो ये इंटरमीडिएट है, तो इसमें ये मैन पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड लास्ट में सपोर्टिंग सर्विसेज। तो सपोर्टिंग सर्विसेज इन शॉर्ट की क्या है कि ये जो हमें जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो हमें ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट क्या करता है, एक सपोर्टिंग सर्विस है किसको, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहा तो जो प्रॉफिट्स है वो हम नहीं कमा सकते हैं। तो ऑल एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, मार्केटिंग और पर्सनल रिक्वायर्ड कांस्टेंट फ्लो ऑफ फंड्स। तो जो फ्लो है, फंड्स का जो फ्लो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट टेक्स केयर ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज, मेक्स अरेंजमेंट ऑफ एक्विजिशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स।
तो वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है वो क्या करेगा कि हर एक जो पैसे का लेन देन हो रहा है, कितना पैसा आया, कितना फंड्स आया, कितना फंड्स गया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. With the increase in the size of business, its relationship with the internal, external environment, products, diversification and differentiation, government regulation and technologies development, financial manager assumes important role in management of finance. तो जब भी बिज़नेस धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे जो बाहर के जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, तो उनके साथ हमारा रिलेशन और भी मजबूत करने के लिए हमें उनसे कुछ डील्स रखने पड़ते हैं. तो वो उसके लिए में फ़ंड्स लगते हैं थोड़े से, तो वो सारी चीज़ें इन सब में इंक्लूड होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. एम्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या है कि राइज इन प्रॉफिट. जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल की बात करें तो हमें पहले तो हमारा प्रॉफिट देखना है, क्योंकि हमको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉफिट होना चाहिए. वो अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रहा है, उनको पैसे से मतलब होता है. तो वर्कर्स और उनको पैसे के लिए काम, जो भी कोई भी मेहनत कर रहा है, आप करेंगे, अगर आप भी इन फ्यूचर के कहीं पे काम कर रहे हैं तो फॉर मनी, इट्स अ नेचुरल थिंग कि आप, ऐसा नहीं है कि समाज सेवा के लिए करते हैं कि आप काम कर रहे हैं और उसके लिए पैसे नहीं लेंगे. तो पैसे तो इट्स अ नेचुरल थिंग और वो होना ही चाहिए. तो हर एक चीज़ को हम कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, यही सोच के. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यही, उसका मेन एम यही रहता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते रहे और उसकी जो प्रॉफिट की है वो ग्रोथ होते रहे डे बाय डे या टाइम बाय टाइम, उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ होते रहे. रिडक्शन इन कॉस्ट. तो कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट हमारा लगेगा, जो हम मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हम इनपुट कर दे रहे हैं, तो उसमें जो कॉस्ट लग रहा है वो कम से कम होगा. तो अगर इनिशियल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, वो अगर कम होगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा. सोर्स ऑफ फंड्स, जो इनपुट के लिए जो भी हम इनपुट लगाएंगे तो उसके लिए हमने सीखा है कि पैसा कमाने के लिए भी, हमने सुना है कि पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगता है, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वो जो फंड्स है वो भी कहीं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनको ये सारे जो फंड्स हैं वो अलग अलग रिसोर्सेज से कैसे लाए, तो वो उनकी स्किल्स रहती है और वो जो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ही काम कर सकते हैं. रिड्यूस रिस्क. हमें रिस्क लेना ज़रूरी है. अगर आपको ज़िंदगी में या फिर तरक्की करनी है कोई चीज़ में, तो आपको रिस्क लेना तो पड़ेगा ही. कोई ना कोई छोटी रिस्क या बड़ी रिस्क लेना तो पड़ता ही है. बट इसमें जो रिस्क है, हम रिस्क तो लेते ही हैं लाइफ में, बट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम रिस्क लेने लगे, जो जैसे हम ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को रिस्क ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है और ये फिर इफ़ेक्ट करेगा हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर इफ़ेक्ट करेगा. लॉन्ग रन वैल्यू. तो ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे हमें बचाने हैं, ऐसा नहीं है तो उसके वजह से हमें प्रॉफिट होगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है तो उसको बड़ी सोच भी रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लंबे समय तक चले, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लंबे समय तक चले, लोग हमारे प्रोडक्ट को सोच तो यही होती है कि कभी ये काम बंद ना हो. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है फंड्स है, जो थोड़ा सा उसको रिलीज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा मार्केट में अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, थोड़े दो पैसे मार्केट में उधार देना पड़ता है, बिकॉज़ तो ये हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली चलता है. आगे या पीछे पेमेंट्स आते रहेंगे, बट
ये लॉन्ग रन वैल्यू का मतलब ही ये है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़े से करने होते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स में कमी करेंगे तो हमें जो आउटपुट है वो उतना डिज़ायरेबल नहीं मिलेगा। स्कोप्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसके क्या क्या फंक्शंस है आइए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। So, liquidity, forecasting of cash flow. So, the functions of financial management में पहला है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें जो कैश का जो भी हम पैसे हैं उसका जो फ़्लो है, जो फाइनेंस है उसका जो फ़्लो है वो बहुत ही, कैश फ्लो एंड आउटफ्लो शुड बी इक्वलाइज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ लिक्विडिटी। मतलब जो ये जितना हम पैसा हम दे रहे हैं, जितना हम पैसा लगा रहे हैं एक प्रोडक्शन में, तो उतना हमें आउटपुट में उससे प्रॉफिट के तौर पर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो वो इक्वलाइज्ड, इट शुड बी इक्वलाइज्ड। थोड़ा सा ही प्रॉफिट स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा, बट थोड़े से ही हम स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना ज़रूरी है। राइजिंग ऑफ फंड्स जो इनपुट हम देंगे उसका उसमें भी अगर राइज करेंगे, अगर हम ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल funds, liquidity at higher degree can be maintained by keeping accounts in many banks. Then there will be no need to depend or external loans। ठीक है। सो जो हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जो पैसे हैं वो जमा कर सकते हैं और उसके जो भी जैसे एफडी बना के रख दिया या फिर कोई भी जो ब्याज पे दे दिया या फिर, तो ऐसे चीज़ों से फिर हमें जो प्रॉफिट आता है तो उसमें से हम अपना जो आगे का इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं और हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Profitability. So, while ascertaining the profitability, the following aspects should be taken into consideration. Cost of control. So, जो cost हम for the purpose of controlling cost, various activities of the firm should be analyzed through proper cost accounting system। तो जो भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो एकदम प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट को हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनको हर एक चीज़ का सोचना पड़ता है। तो जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो उसका जो रेट होगा, जो कॉस्ट होगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमें इनपुट कितना दिया और फिर हमारे वर्कर्स कितने हैं और उनका जो मेहनत है उनको जो पेमेंट करना है, फिर हमारे हर एक एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना है, तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट रहता है। प्राइसिंग पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिसाइडिंग सेल्स लेवल्स इन कंपनीज मैनेजमेंट। पॉलिसी शुड बी इवॉल्व इन सच अ वे दैट द इमेज ऑफ द फर्म शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो प्राइसिंग इतना भी नहीं ज़्यादा कर देना चाहिए हमें। जो रिटेल प्राइस है वो बहुत ही, मतलब हमारा भी काम चल सके, हम भी प्रॉफिट कमा सके और लोगों को भी रीज़नेबल भाव में मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हमारे बारे में सोचें, लोगों के रोज़ लोगों को रीज़नेबल रेट में मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये सारे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और एक तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। तो ये आप जस्ट रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं और इसमें कैसे हम जो फाइनेंस है उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। आगे हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स पहले हम कहते थे पर्सनल मैनेजमेंट, बट आज के डेट में हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेट इज़ HRM। तो ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस मतलब हमें जो वर्कर्स है उनको प्रॉफिटेबली, मतलब उनको उनकी ज़रूरतें पूरे हो, वो सेटिस्फाइड हो कि वो जितना काम कर रहे हैं उतना उनको पे कर रहे हैं हम, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। डैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और दूसरी एक चीज़ है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो काम है
जो फंक्शंस हैं वो उसमें से ये एक फंक्शंस जो मैंने अभी बताया। और जो सेकंड फंक्शंस है एक बोल सकते हैं कि सपोज़ करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं तो जिस तरीके की वैकेंसीज़ हैं उस हिसाब से हमें एम्प्लॉयज़ को जो भी नए एम्प्लॉय हैं जो नया अभी नए ज्वाइन है, जिनको फ्रेशर्स है या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको उस हिसाब से पोस्टिंग की जाएगी। और ये काम करेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जस्ट अ सेकेंड। Okay, select the most suitable person out of those who have applied for the job। तो जो बहुत जब वैकेंसीज निकलते हैं तो बहुत लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, तो इंटरव्यू किसके पास देंगे? हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में देंगे। तो वो अभी समझिए 10 एक जॉब के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, और फिर हम बाय द रिटन एग्ज़ाम और ओरल एग्ज़ाम और फिर उसका इंटरव्यू लेके हम उसको हर एक 10 जन को हम उनका इंटरव्यूज़ देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और उस हिसाब से हम उसको जॉब प्रोवाइड करेंगे। कि हम डिसाइड कौन डिसाइड करेगा? डेट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि किसको जॉब देना चाहिए, कि कौन हमारे कम ऑर्गेनाइजेशन के सूटेबल है। क्योंकि वो ऐसे नहीं देखते कि इसमें एक और चीज़ नहीं देखते कि कम पगार, या मतलब जो जो आदमी कम पगार में फ्रेशर्स है वो कम पगार में रेडी हो जाते हैं करने के लिए। बट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखती है कि हमको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए या फिर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो फाइनेंस पे नहीं जाते हैं, वो उनके सैलरी पे को नहीं देखते, वो उनकी क्वालिटी को देखते हैं, उनके स्किल को देखते हैं। सो दैट इज़ द अनदर व्यू ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और यहाँ कुछ पॉइंट्स है, आप उसे रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेन पॉइंट्स होते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मोटिवेटिंग पीपल टू मेक देम कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनको हमेशा मोटिवेट करना, उनको काम के प्रति उनके जो जिम्मेदारी है उसे उनको याद टाइम टू टाइम उन्हें याद दिलाते रहना कि आपका ये काम है, आपकी ये जिम्मेदारी है, तो आपको अच्छे से करनी है। सो दिट ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं HR मैनेजर के, हेड इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम बता लास्ट ये जो है, ये जो हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसमें का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो मार्केटिंग, अगर आप कितनी भी प्रोडक्शन आप निकाल लो, आप अगर प्रोडक्ट बनाना नहीं बड़ी बात है, उससे मार्केटिंग करना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी बिज़नेस में अगर आप प्रोडक्शन तो आप कर लोगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो आप प्रोडक्शन तो बना लोगे, ठीक है, आपने प्रोडक्शन बना लिया, लेकिन उससे मार्केट में आपको, अगर फर्स्ट टाइम आपने अपना बिज़नेस खोला है, आप अपना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे मार्केट में सेल कैसे करें? बिकॉज़ कोई भी चीज़ आसानी से नहीं बिकती है, आपको उसको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केट में उतर के 10 लोगों से बात करना पड़ता है। हर एक जो रिटेलर है, जो और शॉप्स है, वहाँ पे जाके आप उसे बात कर सकते हैं, उसे अपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके बारे में उसको विश्वास दिला सकते हैं, उसे एक सैंपल दे सकते हैं, एक आप उस अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, एडवांटेजेस हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो ये सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एक पार्ट बोल सकता हूँ मैं, कि एक मोस्ट डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। इसमें सबसे ठीक है, प्रोडक्शन आदमी जो काम कर रहे हैं उनको तो उनके हिसाब से पैसा मिलता रहेगा, लेकिन जो मार्केटिंग में जो लोग होते हैं उनको उनकी जॉब्स इसी पे होती है। अगर समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो उनकी जॉब्स इसी पे रहती है कि वो कितना कितना सेल कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि
हाँ, ये हमारा जो मार्केटिंग है वो अच्छे से कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट इसके वजह ये मार्केटिंग कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेगा। या फिर जो अगर उसको दिखा कि ये बराबर हमारा जो मार्केटिंग जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसे वो निकाल सकता है, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर ओरिएंटेशन। पहले तो मार्केट में सबसे पहले अपनी विश्वास बनाना कि जो सामने वाले को जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिस क्वालिटी में चाहिए उस क्वालिटी में उसको प्रोवाइड करें। ये सबसे पहला जो है वो टर्म्स कंडीशन रहती है। integrated effort marketing functions should be coordinated with other functional areas of production, finance and personal management. Profitability, तो प्रॉफिट भी होना चाहिए वाइल कंज्यूमर वांट्स। ऐसा नहीं कि जो कंज्यूमर जो कस्टमर को चाहिए, जो हमसे प्रोडक्ट ख़रीद रहा हो, तो उसे उसको फ़ायदा देने के चक्कर में हम हमारा लॉस करते हैं। ऐसा नहीं होना, हमें भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को आगे बना सकते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो ही, नहीं तो अगर हम लॉस करेंगे तो वैसे बिज़नेस डूब जाएगा और फिर कोई भी हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। सो बिज़नेस में ये देखना भी ज़रूरी है कि हमें सामने वाले का तो भला करना ही है, हमारा खुद का भी भला करना है। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मिक्स। ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइसिंग मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ये इसके टाइप्स है और आप इसे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है वो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। सो एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन मैनेजमेंट स्किल्स। सो मैनेजरल स्किल्स, सॉरी। सो ये जो आगे हैं मैनेजरल स्किल्स, तो जो मैनेजमेंट होते हैं उनकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पे दिया है। डैट इज़ टेक्निकल स्किल्स। और उससे जो भी मशीन समय कोई प्रोडक्शन बन रहा है तो वो बनते हैं मशीन से, और मशीन के नॉलेज, उससे टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्शन नॉलेज, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। तो डिसीजन मेकिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन लेना हो और वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा सोच रहा है, एक दो जन से राय ले रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर कंपनी में कोई मैनेजर है तो उसे जो डिसीजन लेना है वो क्विक और इफ़ेक्टिव एक्यूरेट डिसीजन लेना है, तो वो आते हैं एक्सपीरियंस से। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है तो वही ये उनमें ही ये सब स्किल देखने को मिलते हैं हमें। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। सो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा जो पूरी संस्था है, तो एक कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें जो जो भी वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं उसके हमें किस को काम पे रखना है वो पहचानने की, हर एक आदमी की खूबी पहचानने की, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या काम कर सकता है, वो उसके भी स्किल्स होने। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, दैट इज़ हमेशा लोगों को काम के प्रति मोटिवेट करने को आना चाहिए, वो स्किल भी, वो एक कला भी होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल, कि हर एक चीज़ में अगर, या फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर एक चीज़ में एज अ लीडर आगे आना चाहिए। अगर लॉस भी होता है तो उसे ऐसा नहीं कि पीछे हटना चाहिए, उसे वो स्टैंड लेना चाहिए। एंड दैट स्किल्स, उसे लॉस क्यों हुआ तो उसका जवाब देना भी, या फिर वो भी एक स्किल है, वो भी एक कला है। कम्युनिकेशन स्किल्स, हर एक ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात, अच्छे से व्यवहार रखेंगे, अच्छे से, तो ही आप मार्केट में रहेंगे, तो ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और लोग आपसे अच्छा, लोगों से अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो उसका इफ़ेक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और पूरा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिटेबली इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो मैनेजरल स्किल्स में, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह अच्छी तरह इसको एक एक दो दो लाइन में इसको डिफ़ाइन किया गया है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, तो आप इसे एक बार रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड मैनेजरल स्किल्स। तो आज ये हमारा ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट आज मैं आपको
जो आपका मैनेजमेंट का जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो आपको दे दूँगा कि इतने क्वेश्चंस हैं, आपको उसको लिख के फिर सबमिट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।